हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो सन 2019 का सेट ए का दो नंबर के प्रश्न हम सोल्व करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं देखते हैं उनको। तो ये जो दो नंबर के हैं हमारे 9 प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो 1 बाय 1 इनको हम सोल्व करेंगे, जितना पूछ रखा है उतना ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम काम। तो ये है कि 3 कैपेसिटर्स 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। 3 कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। दो, 3, 4, 2, 3 और 4, इनकी यूनिट दे रखी पिकोफैराड और पिकोफैराड, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए 100 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये करके दिखाना है कि जो 3 कैपेसिटर हमारे पास 1, 2, 3, इसको मैं C1 नाम करता हूँ, C2, C3, इन तीनों के ऊपर हमने चार्ज निकाल के दिखाना है। ये हमारा प्रश्न है। तो देखो, ये पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर चार्ज जो है वो बट जाता है। पैरेलल के अंदर चार्ज जो है वो बट जाता है, करंट बट जाता है। चार्ज का उसी करंट का दोनों बट जाते हैं। देखो इसको कितना मिलेगा, इसको ये 1 मैंने लिखा है, इसको मैं Q1 लिख देता हूँ, इसको Q2 लिख देता हूँ, और इसको कितना मिलेगा Q3, इसको Q2। ठीक है। और ये तीनों चार्ज इधर से घूम फिर के वापस फिर बाहर निकलेंगे तो Q ही बन जाएंगे। तो टोटल चार्ज जो होता है वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और वापस यहीं घूम फिर के आ जाएगा। ऐसे ही अगर करंट की बात होती है, रेजिस्टेंस का सवाल होता है ये, तो उसके अंदर मैं लिखता I1, I2, I3। ठीक है। तो ये हमने तीनों पे अलग अलग चार्ज निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो क्या होता है। कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V, और Q इज इक्वल टू CV। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगी ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि हमारे घरों में जो फिटिंग हुई है उसके अंदर सारी जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल के अंदर है। पैरेलल का मतलब कि सभी को सेम वोल्टेज मिलेगी, पंखे को भी, बल्ब को भी, LED को भी, कोई भी और जो हमने चीज़ लगा रखी है। तो ठीक है, ये हो गया, सभी को 100 वोल्ट मिलेगी। तो मैं Q1, C1, V, ये सभी को मैंने V ही लिखना है। तो पहला वाला सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया, पहला है 2 पिकोफैराड है इंटू 100। तो पिको का मान कितना लिखूं, पिको होती है, पिको इज इक्वल टू 10 की शक्ति -12। तो यहाँ पे 10 की शक्ति -12 कर देता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 10 की शक्ति -10 कूलाम। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो हमने Q1 सोल्व कर दिया है। उसी तरह Q2 निकाल देता हूँ। Q2 आएगा 3 गुणा 10 की शक्ति -10 कूलाम। Q3 आएगी 4 गुणा 10 की शक्ति -10 कूलाम। तो इस प्रकार करके हमने तीनों चार्ज निकाल दिए। तो 2 नंबर का प्रश्न था, इसमें इतना ही करना था हमने। न्यूमेरिकल के अंदर नंबर नहीं कटते, पूरे नंबर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में अभी आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज किरचॉफ्स लूप रूल। व्हाट इज किरचॉफ्स लूप रूल। लूप का मतलब होता है आकृति। इसका इस जो लॉ है इसके कई नियम और भी हैं। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी। इसके कई नाम हैं, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्टकट में भी लिख देते हैं KVL, और इसको हम बोलते हैं मैश एनालिसिस। मैश का मतलब होता है जाली। ठीक है, अभी एक मैं बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे इसका डेमो करेंगे। और मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस भी लिख सकते हैं। तो देख लो, किरचॉफ्स जो इसको सेकंड लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी। तो इसके काफ़ी नाम है, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL,
मैश एनालिसिस, लूप एनालिसिस और किरचॉफ से सेकंड लॉ, ये सारी एक ही बात है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो बच्चों ये होता है, ये क्लोज्ड पार्ट के ऊपर लगता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें एक बैटरी चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तार चाहिए। तो मैं एक उसके ऊपर इसको लागू करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान के चलो कि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ये बना लिया करो, एक जाल बनाएंगे, जाली सी, और इसका मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ A B C D, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जाल बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बैटरी भी लगा देता हूँ, सेल लगा दिया। उसके बाद ये होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूँ R1। उसके बाद ये सेकंड वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, इसके सामने ही लेता हूँ ताकि जाली अच्छी लगे, R2। एक यहाँ पे बनाता हूँ रेजिस्टेंस, R3। यहाँ पे इसको ले लेता हूँ R1, इनके नाम बदल दूँगा थोड़ी देर बाद। एक ये हो गया, एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ पे सेल भी लगा देता हूँ। अब इनका नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया R1, R2, इसको R3, और ये हो गया R4, और ये हो गया R5, ठीक है। ये इस टाइप का एक मैश बनेगी। मैश का मतलब जाली, आकृति, ठीक है। इसके ऊपर हमने लागू करके दिखाना है किरचॉफ से सेकंड लॉ। किरचॉफ के कई नाम हैं, जैसे सूरज के है ना, भास्कर, सूर्य, भानु, ऐसे ही इसके भी कई नाम हैं। तो ये इसको लागू करना सिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखो इसमें लिखा है कि इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन सर्किट, ये एक पूरा सर्किट है, इसका क्लोज पार्ट लेंगे हम। क्लोज पार्ट का मतलब बंद होना चाहिए। देखो मेरे हाथ के साथ चलते रहो, A B C, फिर A पाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लागू करूँगा, ऐसे बनाऊँगा, ये लूप ही बन गई A B C A, ठीक है। A B C A सही दिखाई दे रहा है। अब इसको लागू करने का तरीका देखो, आगे कहते देखो नियम में क्या कहता है, हो गया इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये तो क्लोज पार्ट होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, बच्चों सम और एल्जेब्रिक सम में अंतर होता है। सम में तो सारे जमा के निशान आएंगे, और एल्जेब्रिक सम के अंदर प्लस माइनस दोनों आते हैं। जैसे मैं लिखूँ 1 + 2 - 3 + 4, तो ये इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक सम। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 + 3 + 4, तो इसको हम सम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सम, और इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs, देखो इसमें कितनी है, इस क्लोज पार्ट में कितनी बैटरी हैं, कितने सेल हैं, 2। इसका नाम मैं E1 रख दूं, इसका नाम E2 रख दूं, और भी सेल बैटरी हो सकती है। इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम, इनमें से जो करंट फ्लो हो रहे हैं इनकी गुणा के बराबर होता है। तो इसको हम लागू करना सिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें हम करंट की डायरेक्शन और दिखा देते हैं। देखो ये हो गया हमारा, इसमें मान लो यहाँ से ये I1 जा रहा है, और ये वाला है इसके अंदर, ये मान लो इसमें यहाँ से घूम फिर के I2 गया, यहाँ इसमें I3 जा रहा है, इसमें I4, 3 कहाँ है, 3 ये रहा। तो एक सेकंड रुकना भाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ना करंट की डायरेक्शन और बनानी सीख लेते हैं कि करंट कैसे इसमें चलता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये देखो कैसे भाई, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा, छोटा वाला, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से हमने करंट चलता हुआ दिखाना है, ठीक है। देखो ये वाला बैटरी 1 है, तो मैं इसके अंदर जो करंट चलेगा तो इस रेजिस्टेंस में से घूम के आएगा, उस करंट को मैं नाम दे दूँ I1। बिल्कुल सिंपल क्लियर है। उसके बाद ये वाली बैटरी है, इस बैटरी का नाम है E2। यहाँ से जो चलेगा, बैटरी का मतलब सेल समझ जाएगा। और अगर इसमें 3-4 डंडे होते तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं, अदरवाइज ये सेल ही है। यहाँ इस सेल से ये चलेगा करंट I2। अब देखो यहाँ पे हम किरचॉफ से सेकंड लॉ की बजाय यहाँ पे किरचॉफ से
फर्स्ट लॉ लागू होगा। इसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल भी। जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, ये जंक्शन भी बन गया है, इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा I1 प्लस I2, और यहाँ से जो मिल के जाएगा उस करंट का नाम होगा I1 प्लस I2। ठीक है, आगे कोई भी दिक्कत नहीं है, यही I1 प्लस I2 यहाँ से घूमता हुआ जाएगा, यहाँ से भी I1 प्लस I2 गया। और अब देखो आगे जाके फिर एक पॉइंट बना है, यहाँ से जो आने वाले करंट हैं, अब ये दोनों आउट गोइंग करंट हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये इसमें से I2 बन जाएगा और ये इसमें I1 हो जाएगा, और I1 फिर वापस ऐसे आ जाएगा घूम के, और I2 इधर से आता रहेगा। तो पूरे सर्किट के अंदर करंट चलता रहेगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, और भी आसान तरीके से समझना है। ऐसे समझ लो कि यहाँ से कोई पानी की मोटर है, यहाँ से पानी आ रहा है इस नाली के अंदर, यहाँ भी एक पानी की मोटर है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, दोनों पानी आके यहाँ पे, और भी ज़्यादा पानी नहीं बनेगा भाई। देखो मान लो यहाँ से 3 किलो पानी आ रहा है, यहाँ से 5 किलो पानी आ रहा है, तो टोटल इस नाली में कितना चलेगा? 8 किलो पानी चलेगा। नाली वही जा रही है, आगे जाके नाली के फिर 2 हिस्से हो गए, तो फिर भी करंट बढ़ जाएगा। इस नाली वाला पानी जो है वो इसमें आ जाएगा, इस नाली वाला इसमें आ जाएगा। तो ऐसे जो है जैसे वाटर का फ्लो चलता रहेगा, ऐसे ही इसमें करंट का फ्लो भी चलता रहेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। अब उसके बाद इसके ऊपर हम लागू करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लागू करना सीख लो। तो इसको ABCA, तो ये है मेरी ABCA, इसी के ऊपर ही ध्यान दो। तो इसके अंदर कहीं से भी एक जगह से बैठ लो, यहाँ से उड़ात आ जाओ। ये सोच लो कि ये हमारा टूर है, इस टूर के ऊपर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं चला तो करंट तो है मेरी बस, और रेजिस्टेंस है मेरी सवारी, इनको साथ लेके चलूँगा। ये मेरी बस जा रही है I1 R2, लिखूँ यहाँ पे I1 R2। उसके बाद देखो जैसे जा रहे हो तो इसमें मुलाकात सबसे पहले हमारी किस टर्मिनल से हुई है? सेल के से। सेल का नेगेटिव हिस्सा से हमारी फर्स्ट इनकाउंटर हुआ है, तो उसको मैं लिखूँगा -E1। अगर यहाँ पे मेरी प्लस से होती तो मैं प्लस का E1 लिख देता। आगे चलो, उसके बाद देखो हमारी वही बस है, अब ये सवारी मिल गई प्लस I1 R1। वापस चलते रहो यूँ, उसके बाद रुक जाओ। अब देखो आगे से एक नई बस आ रही है नई सवारी को लेके, लेकिन हमारा हाथ तो चल रहा था ऐसे ही हूँ, और वो आ रही है हमारी उल्टी साइड से। इसको ऐसे समझो कि इसको ऐसे समझो, हम तो आ रहे हैं यूँ और वो आ रही है यूँ उल्टी साइड से, तो हमने माइनस लेना है। ठीक है, अगर हम यूँ जा रहे थे और वो भी यूँ ही जा रही होती तो हम प्लस लेते। तो अब इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखो माइनस कौन सा करंट किस सवारी को लेके आया है? I2 इंटू R3। ठीक है, और इधर से हम जा रहे थे तो इन काउंटर में पहले कौन आया था भाई? प्लस का, तो प्लस का I2 बराबर 0। तो ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ लागू करने का तरीका। शायद समझ में आ गया होगा। एक आकृति पे लगा दिया मैंने, अब दूसरी वाली आकृति पर और लगा के दिखा देता हूँ। दूसरी आकृति ये ले लेते हैं ADCA, ये वाले, इस पर ध्यान। अगर उसमें मान लो कोई कमी रहेगी हो ना, तो इस वाले में देख लो ADCA। हाँ भाई, जो रूल बताया था वहीं से लागू हो जाओ, कहीं से बैठ जाओ यहीं पे इसमें। तो मैं बैठ जाता हूँ जी यहाँ से। ये जो रेजिस्टेंस है R4, इसमें से कितना करंट गया है? I1 प्लस I2। तो ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट, रेजिस्टेंस और करंट की प्रोडक्ट। तो मैं कर दूं I1 प्लस I2 इंटू R4। आगे चलते रहो, यही करंट R5 में से भी गया है, तो इसको मैं उसी हाथ के साथ चल रहे हैं, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R5। उसके बाद आते देखो यूँ, ये यात्रा यही समाप्त होगी। उसके बाद देखो नई बस नई सवारी, ये हाथ के साथ ही चल रहे, देखो हम यूँ, तो प्लस ही चलता रहेगा। ये I2 किस में से गुजर रहा है? R3 में से, प्लस का I2 इंटू R3। और जैसे ही वो जा रहे थे इन काउंटर में पहले कौन आया? E2, तो माइनस का E2। माइनस क्यों लगाया बच्चों बताओ? माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इन काउंटर में पहले हमारी मुलाकात नेगेटिव टर्मिनल से हुई है, और
हमारी यात्रा यही समाप्त होगी, यहाँ से हमने शुरू करी थी। एक बार फिर देख लो, बहुत ही आसान है, इसको मैं थोड़ी शॉर्टकट कर देता हूँ कि ऐसे देखो 3 पार्ट में हमारी यात्रा हो रही है। ऊपर वाला देख लो, 3 पार्ट में हमारी यात्रा हो गई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सीधी सी बात है, 3 बात है। यहाँ करंट और रेजिस्टेंस देखो कितना, I1 R1 I1 R2 हो गया। ये यात्रा ये समाप्त कर दो। लेकिन मुलाकात हमारी माइनस से हुई तो माइनस का E1। उसके बाद यात्रा यहाँ से शुरू होती है, तो इसमें देखो करंट और रेजिस्टेंस कौन है, I1 R1 I1 R1 ये हो गया, I1 R1 भी हो गया। उसके बाद देखो ये यात्रा ये समाप्त होगी। उसके बाद तीसरी यात्रा उल्टी साइड से आ रही है। ये करंट किस रेजिस्टेंस में से आ रहा है, I2 आ रहा है R3 में से, उल्टी साइड से आ रहा है, बैक साइड से। हम जा रहे थे यूँ, ये आ रहा था इस साइड से, तो माइनस का निशान लगा दिया I2 R3। और हम तो स्टार्टिंग तो हमने ऐसे करी थी, यूँ फिर यूँ जा रहे थे, तो हमारी मुलाकात पहले पॉजिटिव टर्मिनल से हुई है, तो इसको मैं लिख दूँ प्लस का E2 बराबर 0। तो ऐसे हम किरचॉफ से सेकंड लॉ लगा देंगे, और कोई भी न्यूमेरिकल आएगा वो भी हम सॉल्व कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। किरचॉफ्स सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा। इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक पर्सन और आता है कि ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है ना, इसके ऊपर बेस्ड है। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, जो मैंने यहाँ पे जंक्शन रूल लगा के दिखाया था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है। ठीक है, ये दोनों मंत्र याद रखना। सेकंड लॉ तो है एनर्जी के ऊपर, और फर्स्ट लॉ किसके ऊपर है, चार्ज के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज नेम 4 एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एडी करंट की 4 एप्लीकेशन बतानी है। तो 4 एप्लीकेशन बताएंगे एडी करंट की। तो बच्चों जान लेते हैं एडी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब होता है भंवर। भंवर जो पानी में बनता है, और जब पानी जा रहा हो, आगे सामने कोई बाधा आ जाए, तो उसके साथ आपने देखा होगा कि पानी जो है वो ऐसे यूँ गोलाई में घूमने लग जाता है, और उसके सहारे से फिर वो आगे चला जाता है। इसको बोलते हैं एडी, व्हिर्ल। व्हिर्ल का मतलब भी भंवर होता है। और व्हिर्ल नाम से एक ब्रांड भी है, व्हिर्लपूल वॉशिंग मशीन। तो ये इसका मीनिंग समझ में आएगा। एडी का मतलब भंवर, जैसे पानी बनता है। अब आ जाओ, देखो एडी करंट क्या होते हैं। एडी करंट क्या होता है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक कंडक्टर लेके आते हैं हम, कोई मेटेलिक डिस्क लेके आते हैं हम, तो उसके अंदर ऐसे करंट यूं भंवर की तरह बढ़ने लग जाते हैं। इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जैसे मान लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये जो हमारी कॉइल है ये ऐसे ऑसिलेट करेगी बहुत ज़्यादा देर तक, यूँ हिलती रहेगी यूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया नॉर्थ साउथ, तो इसके अंदर जैसे ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा जाता है, तो इसके अंदर ऐसे करंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं भंवर टाइप में, जो इसकी मोशन को अपोज करते हैं, और ये जल्दी ही रुक जाती है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बंद था तो काफ़ी देर तक ऐसे ही हिलती रहेगी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया ये बहुत ही जल्दी रुक जाती है। तो इसका मतलब एडी करंट अपोजिज इट्स मोशन। तो इस करंट का जन्म हुआ है एडी करंट्स। तो इसको हमारा जो पेपर में जो पर्सन है वो है कि 4 एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, इन एडी करंट की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन लग सकती है। तो 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। देखो एक तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में, इलेक्ट्रिक ब्रेक, ब्रेक्स इन द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। देखो पहिया ऐसे चलता होगा भाई, ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, पहिया तो रोकना है ना, तो ये उल्टी डायरेक्शन में ही लगते हैं मोशन के। तो ब्रेक्स के अंदर भी लगाते हैं हम, बहुत जल्दी ट्रेन रुक जाती है। स्पीडोमीटर के अंदर, स्पीडोमीटर के अंदर भी इनका यूज़ होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग,
डंपिंग का मतलब होता है, देखो जैसे कोई सुई जो है ना ऐसे नू एक जगह नहीं कॉन्स्टेबल हो, सॉरी स्टेबल हो, और वो ऐसे यूँ यूँ हिलती रहे, तो एडी करंट्स अप्लाई करके उसको हम एक जगह, क्योंकि ये तो उसकी मोशन को अपोज करते हैं, वो रोक देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के अंदर भी हो गया कि जैसे कोई सुई थी वो बार बार ऐसे यूँ ऐसे हिलती रहती है, तो इनको अप्लाई करके उस हम डैम्पिंग को भी रोक सकते हैं। इंडक्शन मोटर्स के अंदर इंडक्शन फर्नेंस, फर्नेंस का मतलब भट्ठी, भट्ठी देखी होगी, भट्ठी शायद सही लिख दिया होगा। अच्छा देखो ये इन जब कोई चीज़ किसी चीज़ का अपोज करेगी ना तो वो गर्म हो जाती है, तो इसके इनके अंदर हीट भी निकलती है, तो उस हीट को यूज़ करके हम इंडक्शन फर्नेंस में यूज़ कर लेते हैं। इंडक्शन मोटर के अंदर डायथर्मी, देखो जब भी साइंस के अंदर डायथर्मी का मीनिंग होता है कि डीप हीट ट्रीटमेंट, डीप हीट ट्रीटमेंट, कोई गहरी भाप देख के किसी चीज़ का इलाज करना, जैसे कैंसर के अंदर भी होता है जिसको सेक लगाना भी बोलते हैं। तो एनर्जी मीटर्स के अंदर, ये जो हमारे मीटर्स जो घरों में लगे हुए हैं इनके अंदर भी, तो ये एप्लीकेशंस हैं। एडी करंट्स क्या होते हैं? एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पेपर में तो सिर्फ 4 एप्लीकेशन आई थी, 8 हमने लिख लिए, जो तुम्हारे याद हो जाए उसको कर देना, थोड़ा ज़्यादा याद करा करो, ठीक है, ताकि हम 8 याद करेंगे तो 4 तो याद रहनी है ही, और 4 याद करोगे तो हो सके 2 याद रह जाए। तो मैंने ये सारी लिखवा दी, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लेना। और इसकी बारीकी से मैंने एक बात बता दी, एडी का मतलब क्या होता है? भंवर, भंवर टाइप में होते हैं। नेक्स्ट पर्सन है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ EMI। EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और EMI का एक मतलब और भी होता है, वो होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि हम किसी से पैसे ले लेते हैं तो वो भाई इसकी EMI बना दी, यानी किस्त बढ़ा दी। तो EMI की फुल फॉर्म होगी ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हर महीने एक आसान किस्तों में उसको हम कर देते हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन यहाँ पे मेरी साइंस के अंदर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, शॉर्टकट में। अब देखो फैराडे जो एक साइंटिस्ट है, इसने इस EMI के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। इसने पहले 2 एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन दोनों एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से 2 नियम दिए। तो हमारे पेपर में जो पर्सन है वो होता है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ EMI। तो इसको लॉ समझाने से पहले मैं इसका शॉर्टकट में एक बार इसके एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ। इसने क्या काम किया, एक तो अपनी देसी जो बार मैग्नेट ले ली, और बार मैग्नेट और सामने एक तार मोड़ के उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इस मैग्नेट को इसने बार बार अप डाउन आगे पीछे ऐसे यूँ करता रहा मैकेनिकली हाथ से। तो ये जहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगाया है उसकी सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है ऐसे यूँ उसके अंदर हलचल होनी शुरू होगी। तो उसने सोचा भी मैंने तो इसको टच भी नहीं किया फिर भी क्यों हिल रही है, इसका मतलब इसके अंदर कोई चीज़ इंड्यूस हो रही है, कोई चीज़ इसके अंदर गई है, ठीक है। और उसका नाम दे दिया उसने इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF। और ये जो चीज़ इसके अंदर गई है ये कब तक है? जब तक मेरा ये हाथ इसको हम मोशन करते रहेंगे, टू एंड फ्रो करते रहेंगे, जैसे स्टॉप कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगी, ठीक है, शक्तिमान की तरह। अब देखो अब क्या हिसाब लगाया उसने, मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस फॉलो कर रही है ऐसे यूँ, ठीक। ये हमेशा सर्कुलर में चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक ए क्लोज्ड लूप। और कैसे चलती हैं ये चलती हैं इनसाइड, तो चलती हैं साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड कैसे चलती है? नॉर्थ से साउथ। देख लो डायरेक्शन देख लो, आउटसाइड तो ये लाइन चलेंगी नॉर्थ से साउथ, देखो यूँ, और इनसाइड कैसे चल रही है? साउथ से नॉर्थ। अच्छा इसका मतलब इनकी अमाउंट चेंज हो रही है। हाथ को एक बार हम ऐसे लेके गए, इनकी संख्या होगी 10,000, पीछे लेके गए वो होगी 8,000, 8,000, 10,000, 8,000, 10,000, तो चेंजिंग होती रही। तो उसने यहाँ पे एक नियम बना दिया, उसको हम बोलेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ मैं यहीं पे बताता हूँ पहले, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, whenever there is change in magnetic flux,
whenever there is change in magnetic flux, there is induced EMF. There is induced EMF. जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या चीज़ आएगी? देयर इज इंड्यूस्ड EMF. जब जब धरती के ऊपर पाप बढ़ेंगे देयर विल बी गॉड, भगवान जन्म लेंगे. ठीक है, सेम वही गीता वाला पर्सन है ये भी. वैन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, किसी कॉइल के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होगी, जब जब इंड्यूस्ड EMF का जन्म होगा. और कब तक चलता रहेगा? जब तक ये चेंज कंटिन्यू रहेगी. जब तक ये चेंज चलती रहेगी तब तक इसका जन्म होता रहेगा. जैसे ये चेंज बंद हो जाएगी वो क्यों आएंगे? समझ में आ गई बात? तो ये था इसका फैराडे फर्स्ट लॉ. लाइक गीता का उपदेश जैसा है ये तो, कि जब जब धरती के ऊपर पाप बढ़ेंगे देयर विल यानी कि भगवान जन्म लेंगे. और कब तक जन्म लेंगे? जब तक ये पाप चलते रहेंगे. जैसे पाप शांत हो जाएंगे वो क्यों आएंगे? वो आराम से अपने ऊपर बैठेंगे. दूसरा भाई, ये तो फर्स्ट लॉ आपके समझ में आ गया, तो गीता का उपदेश है. उसके बाद है इसका सेकंड लॉ. बच्चों सेकंड लॉ कराऊंगा उससे पहले ये मैंने ये इसको बचा रखे. देखो अब इसको मैनुअली करते थे, अब हम बार बार इसको ऐसे नहीं करेंगे. अब उसके लिए एक नई अरेंजमेंट बना दी उसी साइंटिस्ट ने. एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसने 2 कॉइल ले ली, एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम लगा दिया. नॉन मैग्नेटिक फ्रेम का मतलब जो जिस पर चुंबक काम ना करती हो, जैसे पेन के ऊपर ही, इस पेन के ऊपर ही मैं ऐसे तार लपेट दूँ, एक बैटरी, एक स्विच, उससे थोड़ी सी दूर के ऊपर थोड़े से तार और एक गैल्वेनोमीटर लगा दूँ. तो जो फ्रंट वाली है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी. अब सुनो, ये तो थी ओरिजिनल मैग्नेट, इसमें तो लाइन चलती रहती है. लेकिन हम एक मैग्नेट और बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. यानी कि बिजली से भी चुंबक बनती है. जब किसी वायर में से करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ चुंबक बन जाती है. तो जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो इसमें से करंट जाना शुरू होगा और इसके चारों तरफ मैग्नेट बनेगी. और मैग्नेट बनेगी तो सीधी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा. ये इसके अंदर से गुजरेंगे ऐसे ही हूँ. समझ में आ रही है सबको? और फिर जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा ये वापस उल्टी आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी, फिर आएंगी. मैं बार बार ऑन ऑफ करता रहूँगा. तो भी यानी कि ये वाली बात है, ये वाली बात एक ही है. इसमें थोड़ा अंदाज़ अलग है. इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी आ गई, काम वही था, वही गैल्वेनोमीटर की सुई, वही डिफ्लेक्शन, सारी चीज़ होगी. तो इसके अंदर कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा, वो जो इंड्यूस्ड EMF जो पैदा हुआ है, यानी कि जो चीज़ बनी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो, उसको इंड्यूस्ड EMF को छोटे ही से लिखते हैं. इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt. d∅/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. जितनी ज़्यादा फ्लक्स करोगे उतना ही ज़्यादा वो बनेगा. इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मान लो शुरू में 10,000 थी, फिर 8,000 होगी, यानी कि ∅2 - ∅1, टाइम था t2 - t1. टाइम में से टाइम घटाओगे तो टाइम ही आएगा. इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ ∅2 - ∅1/t. तो E = ये, इसको निशान हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ d∅/dt. शायद दिखाई दे रहा होगा, d∅/dt. तो ये जो है इसको हम बोलेंगे फैराडे सेकंड लॉ. फैराडे सेकंड लॉ हो गया. तो अपना पेपर में देखो, पेपर वाला बड़ा सियाना है, उसने ये दे दिया स्टेट फैराडे लॉ ऑफ EMI. ना तो उसने फर्स्ट लॉ लिखा ना उसने सेकंड लॉ लिखा. लेकिन मैंने इसके अंदर आपको दोनों चीज़ समझा दी है कि द मैग्नीट्यूड, सेकंड लॉ में क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड दो बॉक्स में ले लेते हैं ना ऐसे, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक. उसके बाद सेकंड लॉ जो है ना, ये डायरेक्शन नहीं देता है इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन कैसी होगी. वो डायरेक्शन देने का काम करता है लेंज लॉ. मैं यहीं पे ही करवाता हूँ वो पर्सन भी. लेंज लॉ 1 नंबर में आता है ये कि विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. इसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, कैसे होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी. वो डायरेक्शन देने का जो काम है वो लेंज के पास है. लेंज भी साइंटिस्ट था, इसने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेज द काज.
विच प्रोड्यूसेस इट, जो इसको पैदा कर रहे हैं ना उसी को ये अपोज करता है, विच प्रोड्यूसेस इट। तो ये डायरेक्शन कौन सा नियम देता है, ये बात पूछी जाएगी, लेंज लॉ। और कोई पूछे लेंज लॉ क्या होता है, ये हमको बता दो, तो हमने ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ST, ST मतलब सच दैट इट अपोजेज द काज विच प्रोड्यूसेज इट। ये मैंने देखो लेंज लॉ भी करवा दिया यहीं पे, लेंज लॉ का उल्टा सुल्टा दोनों बने समझा दिया कैसे पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा लेंज लॉ भी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द काज विच प्रोड्यूसेज इट। और नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन 7.5 यानी कि 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, ये हमने बतानी है। तो ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज के अंदर। जैसे रेडियो मिर्ची कितनी होती है, रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज। तो ये तो आपके जचगी की ये बात तो सही है कि भाई रेडियो की बात हो रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होती होगी, क्योंकि ये तो आपने बार बार FM के अंदर सुना होगा कि रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज होती है। अलग अलग स्टेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब फ्रीक्वेंसी दे दी, वेवलेंथ निकालनी है, तो ये तो बहुत ही आसान है। फार्मूला है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं देख लो। ये वेवलेंथ, ये होगी वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, C से लिखेंगे। टाइम होगा T। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। पुराना फार्मूला छठी क्लास से चलता रहा है, छठी क्लास में पढ़ता रहे थे, वही चीज़ है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो हम C से लिखेंगे। C इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। और समय में और फ्रीक्वेंसी में आपस में रेसिप्रोकल होती है ये। C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, और ये होगी हमारी लैम्डा इज इक्वल टू C बटे न्यू। C का मान तो फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको मैं कांस्टेंट हटाऊं तो लैम्डा इनवर्सली 1/न्यू आ गई। क्लियर? ठीक। उसके बाद हमने निकाल कर दिखाना, हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी, लैम्डा निकाल कर दिखानी। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अभी बना दिया मैंने फार्मूला ये रहा, लैम्डा इज इक्वल टू, दोनों केस अलग अलग कर लूँ। लैम्डा इज इक्वल टू C बटे न्यू, लैम्डा 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू C बटे न्यू 2। C तो फिक्स रहनी है, इनके मान रख लेते हैं भाई। C का मान 3 × 10⁸ बटे न्यू 1 ये है 7.5 मेगा। मेगा का मतलब होता है 10⁶ प्लस की 6, और हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी 40 मीटर। सोल्व कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट में लिख देना जी 40 मीटर नहीं आया। इसी तरह इसको कर लेना, ये आएगा 3 × 10⁸ बटे, इसको सोल्व करेंगे 12 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब 10⁶, इसको सोल्व कर लेना, ये कट पीट के आएगी हमारी 25 मीटर। तो वेवलेंथ बैंड किस किस के बीच में आ गई, 25 मीटर से 40 मीटर के बीच में आ गई। 2 नंबर का प्रश्न था, इतना ही करके दिखाना है, इसमें ज़्यादा रामायण लिखनी नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। तो 7वां प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से संबंधित है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ये हमारा फार्मूला है। इसको ये चीज़ दे रखी है, एक कोई बॉल है, उसका मास है इतना kg और इतनी वेलोसिटी चल रही है, तो उसको हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल कर दिखाना। मान पुट करेंगे, H का मान है 6.6 × 10⁻34 बटे m दे रखा है 0.04 इंटू 1, ये तो रेपर है, इसको हटाओ, किलो का मतलब 10⁻3। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1.66 × 10⁻⁻35 मीटर, क्योंकि वेवलेंथ तो लेंथ है,
लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, इसमें इतना करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसको सोल्व करना, अगर सोल्व करने के बाद नहीं आए तो कमेंट में लिखना कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया है। चलो करवा देता हूँ भाई, इसको कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये बड़ी ख़तरनाक लग रही है भाई, ये 0.04 है, कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करने के लिए आसान तरीका बताता हूँ। एक बड़ा 10 लिख के इसके ऊपर इनकी पावर को सोल्व कर लिया करो। ये -3 होगी, खेल ख़त्म 10 का। उसके बाद ये इतना ख़तरनाक लग रहा है, ये क्या करें इसको, इसका जहर निकाल लो। जहर निकाल लो मतलब इसको छोटा कर दो। ये जो दशमलव है ना, इसको यहाँ ले जाओ, और दशमलव को जब इधर से इधर ले जाओगे तो पावर जो है माइनस हो जाएंगी। तो मैं इसको 1 और 2 स्थान लेके आया हूँ, तो ये तो बन गया 4 बनेगा। देखो इसका बन गया 4, 2 स्थान लेके गया तो मैंने यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 10 की -2, और ऊपर है 6.6। अब इनका हिसाब फेर करो 10 वाले में, ये -10 ऊपर जाके क्या बन जाएंगे +2। इसको सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 दशमलव, 4 6 24, 4 5 20 गुणा, यहाँ हिसाब लगा लेते हैं, ये होगी 37। 37 में से 2 गई तो क्या बच गई 10 की शक्ति -35 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। जब दशमलव को इधर सरकाओगे तो वो हमें माइनस करनी पड़ती है, और इधर लेके आओगे तो उसको हमें प्लस करनी पड़ती है। ठीक है, छोटा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी से संबंधित। रेडियो एक्टिविटी के अंदर 3 प्रकार के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा, गामा डीके। ठीक, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 24/7 उनके अंदर से रेडिएशन निकलती रहती है। अल्फा रे यहाँ पे होती है, बीटा रे जो कहीं भी डिफ्लेक्ट ना हो सीधी चली जाए उसको हम बोलते हैं गामा रे। तो अल्फा रे जब अल्फा डीके होता है किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, तो एक नई न्यूक्लियस बनती है। एक्स में से अगर अल्फा डीके होता है तो एक नई न्यूक्लियस बनती है वाई। उसका जो मास नंबर है और चार्ज नंबर है, इसका जो चार्ज नंबर है वो 2 पॉइंट डीके हो जाता है, और मास नंबर 4 पॉइंट डीके हो जाता है। 4 पॉइंट कम हो जाता है, डीके का मतलब नष्ट होना। यहाँ पे हम कम करेंगे, तो अल्फा डीके में तो हमने ये करना होता है। प्लस एनर्जी, बीटा डीके 2 प्रकार की होती है, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, वो मैं अभी करवाऊँगा। एक और बता देता हूँ हाथ के हाथ ही कि गामा डीके भी होता है। गामा डीके के अंदर मास नंबर, चार्ज नंबर ये चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं, सिर्फ उसकी एनर्जी डाउन आ जाती है। तो अब ध्यान दो, हमारा जो पर्सन है, जो हरियाणा बोर्ड का पर्सन है, 2 नंबर का पर्सन, 2 नंबर का लाइन 1 लिखनी है कि बीटा माइनस डीके लिख के दिखाओ। तो याद रखो यहाँ पे जब माइनस आ जाए ना, यहाँ पे मैं की पॉइंट दे रहा हूँ, जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो आपने z से z+1 करना है। क्लियर? और यहाँ पे अगर प्लस आ जाए, बीटा प्लस पूछ ले, तो आपने z से z-1 करना है। ये की पॉइंट मैंने दे दिया। बीटा माइनस हो, बीटा माइनस डीके के अंदर z से क्या करना है z+1, उल्टा काम करना है। माइनस है तो प्लस करना है, यहाँ पे प्लस है तो उसको 1 कम कर देना है। अब देखते हैं भाई, हमारा तो माइनस पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 80 का क्या कर दूँ, अब 83 का क्या कर दूँ। बच्चों इसको z बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, और ये हमारा x है। ये जर्नल नोटेशन लिख दी। तो यहाँ पे z का रोल कौन कर रहा है 83, तो ये हो जाएगा 84। अब ये याद होना चाहिए आपके कि 84 किसका होता है। 84 होता है पोलोनियम PO। ऊपर नो चेंज 210 प्लस कुछ थोड़ी फ्री गिफ्ट भी मिलेगी। जब बीटा डीके होगा ना तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स भी निकलेंगे। तो बीटा माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, समझ में आ गया? इसको ऐसे भी लिख दो जी, -1 E0, इसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो ये तो हमारा इसमें पूछा हुआ है सेट ए के अंदर। सेट ए के अंदर पर्सन था ये,
और सेट बी में भी पूछा है, तो मैं सेट बी का आपको कंपेयर करके यही पढ़ा देता हूँ। सेट बी का है, डियर स्टूडेंट, सेट बी के अंदर पूछा है कि बीटा प्लस डीके बताओ, इसका लिख के दिखाओ। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है तो मैंने की पॉइंट क्या दिए, जेड से क्या करें, जेड माइनस 1, तो यानी कि 6 का हम क्या कर देंगे 5, तो ये बन जाएगा आपका 5। 5 किसका होता है ये याद होना चाहिए, 5 होता है बोरोन का। 5B11 प्लस, अब हमने चार्ज भी बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे 6 हो गया क्योंकि ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी मेंटेन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ मेंटेन करके दिखाया, देखो 83 था, ये 84 में से एक गया तो कितना बच गया 83। ये चार्ज लेस मास लेस पार्टिकल है ये। उसके बाद देखो, तो मैं यहाँ E प्लस लिख दूँ, +1E0 प्लस न्यूट्रिनो। इसका नाम इलेक्ट्रॉन था तो ये पॉजिट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन। शायद रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। और इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिनो। मैंने यहाँ कंपेयर करके दोनों सेट का सवाल करवा दिए। एक एक लाइन लिखी, 2-2 नंबर ले जाओ, इतनी बात लिखो 2 नंबर ले जाओ। हरियाणा बोर्ड बहुत ही अच्छे सवाल देता है और ये उसके पास लिमिटेड सवाल ही हैं और यही सवाल हर साल आते हैं घूम फिर के सारे। तो बीटा प्लस की पॉइंट क्या है, देखो जेड से जेड माइनस 1 करनी है। बीटा माइनस का की पॉइंट क्या है, बीटा माइनस का की पॉइंट क्या है 83 से 84 करना है, यानी कि जेड से जेड प्लस 1 करना है। जेड क्या होता है, ए क्या होता है, मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बता दी। ये पॉजिट्रॉन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ई पॉजिटिव भी लिख सकते हो, इसको हम ई नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ये 2 फ्री पार्टिकल्स, फ्री गिफ्ट है ये। जैसे अब दिवाली आ रही है तो काफ़ी चीज़ फ्री नहीं मिलेगी, इसके साथ ये फ्री ले जाओ, तो ऐसे ये फ्री मिलते हैं, इनका डीके होता है। तो ये पर्सन भी समझ में आ गया होगा, 8वां पर्सन कितना मस्त पर्सन है। देखो की पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड, जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये इसका डायग्राम बना के दिखाना है कि जीनर डायोड क्या होता है। तो पहले हम ये सीख लेते हैं डायोड ही क्या होता है। डायोड बोलते हैं पीएन जंक्शन को। इसमें पी टाइप एन टाइप 2 सेमीकंडक्टर होते हैं, दोनों को एक साथ रख के 570 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनको हीट किया जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा पी है कौन सा एन है। इस मेरे पास इसकी वो भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो पी एन जंक्शन ऐसा होता है, ठीक। ये कई काम आता है, ये एम्पलीफायर में भी काम आता है। जैसे आवाज़ डीजे के अंदर भी लगाते हैं इनको, जो इनकी प्लेट होती है उनके अंदर लगे होते हैं ये। और ट्रांजिस्टर में भी यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं पी एन जंक्शन। तो इसको पी एन जंक्शन कहने के बजाय शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, डायोड भी बोल देते हैं। तो ये इसका सिंबल होता है। ये जो त्रिभुज सी है इसको हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनको कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में रखा गया है, यानी कि हमारी दूसरी टाइप है। वो कभी सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं, कभी वो कंडक्टर का रोल करते हैं, कभी इंसुलेटर का रोल करते हैं, तो इसलिए उनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे हम कहें ना सेमी फॉर्मल ड्रेस, यानी कि जो पैंट तो हमारी फॉर्मल हो और ऊपर हमने टी शर्ट पहन रखी हो, तो टी शर्ट तो है कैजुअल और पैंट जो पहन रखी फॉर्मल वाली, तो दोनों की कम्बिनेशन मिस मैच होगी, तो इसको हम बोलेंगे सेमी फॉर्मल ड्रेस है भाई वो। तो इसी तरह ये ना सेमीकंडक्टर का मतलब जो कंडक्टर भी हैं और इंसुलेटर भी हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इंसुलेटर का रोल करते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न यहीं पे करवा दिया है। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज द इंसुलेटर। तो समझ में आ गई कहानी। 2 प्रकार के होते हैं सेमीकंडक्टर भी, इनकी पूरी बात बताऊंगा जब टाइम आएगा। जब पी जंक्शन, पी टाइप एन टाइप दोनों को डिफ्यूज करो, नई चीज़ बनेगी पी एन जंक्शन। ये मैंने ऊपर लिख दी, इसका सिंबल है, इसको ऐसे बनाया जाता है। इसको डायोड भी बोलते हैं। मिस्त्री जो लोग हैं ना, जो कम्युनिकेशन के जो लोग हैं, वो इसको डायोड भी बोलते हैं। इसकी एक स्पेशल टाइप होती है जीनर डायोड। उसका अंदर जो ये है ना, इसकी वाली एन वाली, इसमें थोड़ा साथ ही बनाना ही हूँ। देखो थोड़ा इनको टर्न कर देता है, मैंने यहाँ पे कर रखे। ये जीनर डायोड का सिंबल है। जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड इज रिवर्स बाइस्ड डायोड, रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। ठीक, इसमें इतनी नॉलेज बहुत है क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसका ये बना कर दिखाना है, एक डायग्राम बना कर दिखाना है। जीनर डायोड, जीनर का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन,
ब्रेकडाउन वोल्टेज को रोकना, कांस्टेंट वोल्टेज देना। तो ये उसका डायग्राम बना रखा है। ये जिंदर डायोड लगा दिया। आर एल को हम बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस, वो V होगी हमारी कलेक्टर वोल्टेज। तो ये सारी बात आपको थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं, जितना है इतने से काम चला लो। पूरी वीडियो बनाऊंगा जब अच्छी तरह करूंगा इसको। तो अब देखो, मैंने अभी आज इसी वीडियो के अंदर किरचॉफ्स जो सेकंड लॉ है स्टार्टिंग का पर्सन था, उसके अंदर मैंने करंट की डायरेक्शन बनानी सिखाई थी, उसको फिर सिखाता हूँ। देखो करंट हमेशा पॉजिटिव से चलता हुआ दिखाओ। ये कोई रेजिस्टेंस है, इसको मैं R लिख दूँ। तो देखो अब करंट आगे जाके दो नाली आ गई, नाली में बटेगा कि नहीं बटेगा। ये जिंदर डायोड में से जा रहा है तो मैं इसको IZ लिख दूँ, ठीक है। और ये कैसा हो गया भाई बताओ, ये RL में से जा रहा है, IL लिख देता हूँ। दोनों करंट ये इधर से उतरेगा, ये नीचे से आएगा, दोनों मिल के फिर क्या बनाएंगे बताओ, IZ प्लस IL, वही करंट आ जाएगा। ऐसे फिर वो बट जाएंगे, फिर वो चलते रहेंगे। तो ये थी करंट की डायरेक्शन। अच्छा जी, ये रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस जो मैंने बताई है ना, कि जिंदर डायोड इज ए रिवर्स बाइस PN जंक्शन। तो रिवर्स बाइस के बारे में और देख लो भाई। जब P के साथ P जुड़ रहा हो और N के साथ N जुड़ रहा हो, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। और उल्टे कर दो, जब P नेगेटिव टर्मिनल के साथ हो और N पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये P है, ये वाली लाइन P की है, ये N की है। ये P वाली किसके साथ जुड़ी हुई है, P वाली पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। P वाली त्रिभुज है, ये N है। तो देखो N वाली किसके साथ जुड़ी है, N वाली तो पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। तो ये देखो जो सीधी लाइन है ये N की, तो ये सीधी लाइन थी, ये N की है, किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ है। और जो त्रिभुज सी है जो P टाइप, वो किसके साथ है, नेगेटिव के साथ है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। तो ये रिवर्स बाइस की हल्की सी जानकारी थी। फॉरवर्ड बाइस में उल्टा कर देंगे, P के साथ हो, N के साथ हो। तो जितना था काम उतना हमने कर लिया भाई। इस पर्सन में 2 नंबर का पूछा था तो इतना ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन था हमारा 2 नंबर का, 9वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। जिंदर डायोड क्या होता है, डायोड PN जंक्शन सब समझ में आ गए होंगे। 10वां पर्सन है आइडेंटिफाई गेट एंड ट्रूथ टेबल। एक गेट दे रखा है, उसका नाम बताओ और उसकी ट्रूथ टेबल लिख के दिखाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रूथ टेबल के ऊपर, लॉजिक गेट के ऊपर मैंने पूरी एक प्रैक्टिकल की वीडियो बना रखी है। क्लास +2 की प्लेलिस्ट पर सर्च करो और पूरा मैंने विस्तार से पढ़ा रखा है, वहाँ से अपडेट हो जाना। अब मैं इस पर्सन में जितना पूछा उतना ही करवाऊँगा, क्योंकि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो एक गेट दे दिया है ऐसे, और आगे तो बनाया इसने, और गेट है। 1 सेकंड रुको भाई। डियर स्टूडेंट्स, ये गेट जो है ना, ये गेट है हमारा, ये गेट है एंड गेट, अंग्रेजी का D जैसा। ठीक, गेट्स क्या होते हैं, गेट्स कभी लॉजिकली डिसीजन लेते हैं कि कभी सर्किट के अंदर 1 करना है, 0 करनी है। 1 0 का मतलब 1 का मतलब ऑन करना है, 0 का मतलब ऑफ करना है। जैसे हमारे घर के अंदर MCB लगी हुई है, घर में कहीं भी किसी बच्चे का करंट लग जाए तो MCB ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, अपने आप गिर गई वो। तो उसने डिसीजन ले लिया कि आगे किसी के करंट लग रहा है, वहाँ भी उस पर एक मैसेज आया, उसने तुरंत डिसीजन ले लिया कि हम उस पूरे घर की सप्लाई को कट कर देते हैं। ऐसे डिसीजन लेते हैं गेट्स। ऐसे हमारे ऑटोमेटिक स्टार्टर होते हैं, इनके अंदर भी लाइट आ गई ऑटोमेटिक चला देंगे। तो वो इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, इसलिए इनको हम लॉजिक गेट बोलते हैं। लॉजिक कि उनके जो डिसीजन जो लेते हैं उनमें लॉजिक होता है। ठीक है, तो ये गेट दे रखे D, ये D जैसा है, इसको हम बोलते हैं एंड गेट। इसी के अंदर देखना, अभी मैं सारी चीज़ करवा दूंगा, सॉरी। ये है एंड गेट, और इसका आगे अगर एक हम ये ऐसे लगा दें तो ये बन जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है कि एंड का ऑपरेशन होता है स्टार, और इसमें नोट और जुड़ गया। नोट का होता है उल्टा करना। उल्टा का मतलब क्या करना, ऑन का ऑफ करना और
0 की 1 करनी। ये मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना के एक्सपेरिमेंट भी करवा रखा है, देखना उसको आप। तो ये हो गया नैंड गेट। ये इतना दूर नहीं लिखना है, इसके साथ ही मिला के लिखना है। और एक और खुशी की बात सुनो, ये सारे अक्षर बड़े ही होने चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है NAND, सारे अक्षर बड़े होने चाहिए। तो ये दे रखा है। उसके बाद इसमें लगा रखा है, ये तो हमें पिछाड़ हो गया, तो नैंड गेट है। उसके बाद इसके अंदर कनेक्ट कर रखा है एक ऐसी नॉट गेट लगा दिया। यानी कि इसकी जो इनपुट दी गई है ना, उल्टी करके भेजी गई है। जब उल्टी करके भेजी गई है पहले ही, तो इसका मतलब इसका ये हट गया, पहले ही उल्टी करके भेज दी। अगर इसको सिंपल इतना भेजते, इतना, तो ये तो नैंड गेट था, लेकिन पहले ही इनपुट को उल्टा करके भेज रहे हैं। तो जब उल्टा करके भेज रहे हो तो नैंड माइनस नोट क्या बच जाएगा, एंड। तो ये गेट किसके बराबर है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है, ये है एंड गेट के बराबर। और इसकी ट्रूथ टेबल लिख के दिखाओ। तो ये तो इसकी आइडेंटिफिकेशन थी, और भैया तो 1 नंबर का तो काम ही हो चुका है। उसके बाद ट्रूथ टेबल लिखेंगे। ट्रूथ टेबल ऐसे लिखी जाती है, 2 इनपुट होंगी A B, आउटपुट होगी Y। 4 लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका सीख लो। 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। आखिर में सारे नीचे 1 होने चाहिए, ऊपर 0 0 होना चाहिए। Y इनकी आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। तो मैंने जो प्रैक्टिकल करवाई ना, उसमें देखना एक बल्ब जलता है, एक LED जलती है। अगर वो जल गई तो वो 1 है, बुझ गई तो वो 0 है। तो इसमें गुणा का ऑपरेशन है, गुणा करेंगे। 0 गुणा 0 क्या होगी, 0 0 0। 1 गुणा 1 क्या आएगी, 1। यानी कि ये भी ऑन, ये भी ऑन, तो ये भी क्या होगी, ऑन होगी। ठीक, तो ये इसकी ट्रूथ टेबल होगी। 1 नंबर का ये होगा। 2 नंबर में इतना ही लिखना है, 2 नंबर का पर्सन था। और ये जो पर्सन है जो मैंने अभी करवाया आपको, ये देखो इस टाइप का थियरम। एंड गेट है, उसके इनपुट को पीछे नोट लगा रखे हैं। और ये इसकी ट्रूथ टेबल होगी, एंड गेट। और ट्रूथ टेबल में देखो, मेरी भी देखो बोर्ड पे, बोर्ड वाली देखो 0 0 1। इसमें देखो 0 0 0 × 1 साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा हो ये वाला। तो लास्ट पर्सन है डियर स्टूडेंट्स हमारा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाना है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, बातचीत करना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मेरा उसका कम्युनिकेशन गैप है, यानी कि मेरी उससे बातचीत नहीं है, तो ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाना है। ब्लॉक का मतलब है टुकड़े, लकड़ी का जैसे टुकड़ा होगा ना, ब्लॉक सीमेंट के ब्लॉक है जो सड़कों में बिछाए जाते हैं, ब्लॉक। तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब कि जो चीज़ लिखो ना उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक डायग्राम देखो आपको ये पत्थर के टुकड़े से लग रहे होंगे, इसके अंदर हमने रख रखे हैं। तो भाई ध्यान दो बातचीत कैसे होती है। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में करवा रहा हूँ कि बातचीत करने के लिए 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। कौन कौन सी, एक तो मुँह होना चाहिए, एक कान होना चाहिए, और एक बीच में मीडियम होना चाहिए। मुँह को हम बोलेंगे ट्रांसमीटर, कान को बोलेंगे रिसीवर, कान को क्या बोलेंगे, रिसीवर, और बीच में जो हवा है ना उसको हम बोलेंगे चैनल, माध्यम। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ खराब होगी तो बातचीत नहीं होगी। मान लो मैं गूंगा हूँ और तुम्हारे कान भी टनाटन है और हवा भी बीच में ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे। इसी तरह ही मैं ठीक हूँ, बीच में हवा, माध्यम भी ठीक है, लेकिन आप बह रहे हो तो आपसे हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। और इसी तरह ही आपके कान भी टनाटन है, मैं भी सही हूँ, और बीच में हमने कोई शीशा लगा दिया, या मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपसे कोई रास्ता पूछ रहा हूँ सारे शीशे बंद करके कि भाई बताना मुझे फलाने गांव में जाना है, तो आपको मेरी आवाज़ सुनेगी ही नहीं, तो बातचीत नहीं होगी। यानी कि बातचीत की 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और बीच में हवा। ठीक, ये 3 चीज़ों को मैंने सिंपल लिखा है। तो भाई कि सोर्स का मतलब जहाँ मैं हूँ, और डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ मैंने अपनी बात पहुँचानी है। तो यहाँ से जो मैसेज सिग्नल चलेगा वो ट्रांसमीटर में जाएगा। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा रखा है, यानी कि मेरी आवाज़ को यहाँ पे ये लेके गया फ़ोन के अंदर। फ़ोन का जो मॉडम है, मॉडम का मतलब मेरी इस आवाज़ को अब ये कैरियर वेव के साथ मिक्स करके सैटेलाइट पे भेजेगा, ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर।
इसके अंदर शोर भी आते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ाता हूँ, आप देखते हैं यहाँ पे काफ़ी पक्षी बोलते रहते हैं और काफ़ी अलग अलग आवाज़ भी आती रहती है, किसी ट्रैफिक की भी आवाज़ आती रहती है। ये आप रिसीव करोगे, रिसीवर में जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। तो ब्लॉक डायग्राम था 2 नंबर का, तो इतना याद कर लेना, मोटी मोटी सारी बात मैंने इसकी समझा दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सारी बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगर आपको मैंने जितनी भी जो चीज़ पढ़ाई है और आपको अच्छी लगी, समझ में आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब